नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और हिंद किसान में आज हमारे साथ हैं फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर सोमपाल शास्त्री जी। आज का दिन बड़ा बजट पेश हुआ है 2021-2022 के लिए। और अगर हम अपनी जो सुई है वो कृषि से जुड़ी जो बजटीय प्रावधान है उन पर डालें तो वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि देश में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके बीच में उम्मीद की जा रही थी कि कृषि बजट ऐसा होगा जो किसानों को कुछ सौगात दे जाएगा, उनकी पिटारे में से कुछ ऐसी चीज निकलेगी कि शायद कहीं ना कहीं जो किसानों का गुस्सा है वो कुछ कम होगा। आइए समझते हैं कृषि बजट पर सबसे पहली प्रतिक्रिया। सोमपाल जी, आप क्या बोलेंगे, कैसा रहा बजट, कृषि बजट? मैंने ढूंढने का प्रयास किया अनिका जी कि कृषि बजट में कोई सकारात्मक प्रावधान, अतिरिक्त प्रावधान जिसको प्रगति की संज्ञा दी जा सके, वृद्धि की संज्ञा दी जा सके, किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने की बात का कहीं एहसास हो सके, तो कहीं ढूंढने को नहीं मिला। हाँ, 3-4 निराशाजनक बिंदु, निराशाजनक समाचार अवश्य इसमें से निकले हैं। पहला तो ये कि कृषि का कुल बजट 1,32,000 करोड़ से घटाकर 1,16,000 करोड़ कर दिया। दूसरा, जो किसान सम्मान राशि है जी। उसको 75,000 से घटाकर 65,000 करोड़ कर दिया। तीसरे, फूड कॉरपोरेशन को जो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लोन दिया जाता था उसमें भी शायद 80,000 करोड़ या कितना मिलता था, उसकी कमी कर दी। तो आगे फूड सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बना है। तो कहीं ढूंढने पर भी कोई ऐसा बिंदु तो नहीं मिला कि किसान के लिए कोई चीज बढ़ाकर की गई हो, यो अतिरिक्त सुविधा की गई हो। एक जरूर और देखने में आया कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए और 2 रुपए या 4 रुपए 2.5 रुपया सेस लगाया है जी। और उसमें कहा है कि इस राशि का उपयोग किया जाएगा कृषि की आधारभूत अवसंरचना के निर्माण में, अंग्रेजी में कहें तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन में। जी। परंतु वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, उसकी परिभाषा, उसकी रूपरेखा, उसके कोई टाइमलाइन और वो कैसे किसान को लाभान्वित करेगा उसका भी कोई विवरण उपलब्ध नहीं है इसमें। तो और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने, मैंने किसी से सुना है, सीधे तो नहीं सुना, कि कहा है कि यह अभूतपूर्व बजट है। तो मैं उनकी इस बात से तो सहमत हूँ कि यह अभूतपूर्व है, क्योंकि इतना निराशाजनक और इतनी घटोतरी खेती के मामले में तो आज तक नहीं हुई। तो इस दृष्टि से अभूतपूर्व तो ये अवश्य है। और अगर बजट के कुल मिलाकर दूसरे प्रावधानों को भी देखा जाए जो पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, तो उसमें बजट का जो वित्तीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, वो 9.5% हुआ है। जो निर्धारित इनकी एक लक्ष्य था उसको लांघ गया है। तो उसमें ये तर्क दिया जा सकता है कि ये जो वर्ष रहा है बहुत खराब रहा है कोरोना के कारण, और अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है बजाय विकसित होने इसको के। जैसे कि कहा गया था कि एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड है। परंतु ऐसे में, ऐसे वातावरण में सरकार से ये अपेक्षा की जाती थी कि यदि ये परेशानियां हैं, ये खामियां आई हैं, तो ईमानदारी से ये राष्ट्र के समक्ष रख देते कि ये बहुत कठिनाई का वर्ष रहा है, तो हम क्षमा चाहते हैं, संसाधनों में कमी आई है, सबको कष्ट हुआ है, तो बजट में भी हम इसे कर नहीं पा रहे हैं। और अब ऐसे लक्षण प्रकट होने शुरू हुए हैं कि शायद आगामी वर्ष में आर्थिक दर की वृद्धि फिर बढ़ जाएगी, तो हम इस चीज को पूरा करेंगे। तो अगर मैं और कोई प्रधानमंत्री होते तो वो यही कहते कि मैं राष्ट्र के वासियों से ये अपेक्षा करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि इस कठिनाई में अपना धैर्य रखें। तो ये कहने में कोई कष्ट नहीं है, राष्ट्र उसको मान लेता। ये गरिमा दिखानी चाहिए थी, उदारता दिखानी चाहिए थी, परंतु उसके बाद भी जैसे इनकी आदत है, कहा जा रहा है कि अभूतपूर्व बजट है, तो नकारात्मक दृष्टि से तो निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। इस तरह की कमियां मैंने कभी किसी बजट में देखी नहीं है। तो ये एक अजीब बात है, इनका जो द्वैध है, दो तरह की बात, दो मुही बात कहने का, आज भी उसमें गौरव से कह रहे हैं कि अभूतपूर्व बजट है, जैसे कि पता नहीं क्या जादू हो गया। तो समझ में आने वाली बात। इसमें तो ये भी कहते सुना कि जो बजट है उसमें ये झलकता है कि गांव और किसान केंद्र में है, सरकार के दिल में है,
क्या आपको लगा बजट में जो तमाम, खास तौर से कृषि के बजट पर ही अगर मैं बात करूं, तो बोला जा रहा है कि कुछ 8.2% बजट कट हुआ है पिछले सालों के मुकाबले, कृषि के बजट की बात करें तो। हाँ, तो वो तो केंद्र में तो है ना, पर काटने के केंद्र में है ना, बढ़ाने के केंद्र में नहीं है। तो मैंने कहा कि जो मन में है, एक मैंने भी आपका इंटरव्यू देखा, केदार सिरोही जी से आप इंटरव्यू ले रही थी, मध्य प्रदेश के हैं कृषक नेता, जी। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी भी रहे मेरी तरह। तो वो कह रहे थे कि ये मन की बात तो है, दिल की तो है, पर कागज पर तो नहीं उतरी, आंकड़ों में तो नहीं उतरी। वहां तो उल्टा ही, बजाय वृद्धि होने के वहां तो कमी आई है, घटत हुई है। तो है तो सही, पर किसान को दंडित करना इनके मन के और इनके बजट के केंद्र में है, किसान का कल्याण बढ़ाना तो केंद्र में नहीं है। ये बताएं, एमएसपी का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से जिक्र हुआ उसका। सरकार जो है, बोला गया, निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट स्पीच में बोला कि जो सभी जिन्सों पर प्रयास किया जा रहा है कि हम सही भाव दें, उत्पादन लागत है उसका 1.5 गुना। अब ये जो 1.5 गुना है, इस पर पिछले इंटरव्यूज में भी आपसे कई बार इस पर बात हुई है। जो स्वामीनाथन आयोग द्वारा जो सिफारिशें हैं, जो C2+ 50%, वो तो दूर है, लेकिन हर मंच से सरकार ये कहती रही है कि हम MSP दे रहे हैं, देते रहेंगे, और 1.5 गुना। तो आपको कितना सही लगता है जो ये आंकड़े भी पेश किए गए हैं 2013-14 के मुकाबले 2020-21 के आंकड़े, तुलनात्मक आंकड़े पेश किए हैं? जाहिर सी बात है कि जो बेनिफिशरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है, और अगर रकम की बात करें तो वो भी 13-14 के मुकाबले काफी बढ़ी हुई दिख रही है। मगर अगर इन्फ्लेशन के सामने इसको नापा जाए तो आप ये जो उछाल है इसको किस तरह से आंकते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए, आंकड़ों को इस तरह से तोड़कर और उसके संदर्भ से हटाकर पेश करने की जादूगरी करते तो सारे वित्त मंत्री रहे, पर इन्होंने तो उसकी पराकाष्ठा कर दी है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब ये कह रहे हैं कि हमने दाम बढ़ाए हैं, तो मैं आपको वापस, हालांकि इसके ऊपर आप भी और दूसरे चैनल्स भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, बहुत घिस पिट चुका है विषय, पर दोबारा कहना चाहता हूं क्योंकि दोबारा उठाया आपने ये। 2014 के चुनाव अभियान में इन्होंने सीधे सीधे कहा, उसमें कोई किसी को गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है, कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे। और वह सिफारिश थी कि C2 लागत के स्तर के ऊपर 50% जोड़कर सभी जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाएंगे, घोषित नहीं किए जाएंगे, दिए जाएंगे। 2015 में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दे दिया, एफिडेविट दे दिया कि वर्तमान संसाधनों में ये संभव नहीं है। तो ये सवाल उठा कि जिस दल की सरकार केंद्र में पहले माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में 6 वर्ष से अधिक तक रह चुकी थी, उस दल का प्रधानमंत्री का नया उम्मीदवार इतना गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे सकता है, जब उनको ये पता नहीं था कि अगर संसाधनों में संभव नहीं है तो इस तरह की बात क्यों कही आपने। चलिए, वो भी बात खप गई। उसके बाद 18 की दूसरी छमाही में जब रबी के फसलों के दाम घोषित कर रहे थे जी, तो 19 का चुनाव आने वाला था, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने दावा कर दिया कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। तो पहले वो संभव नहीं था, अब कैसे संभव हो गया? उसमें भी एक ट्रिक की, एक चालाकी की कि C2 लागत के स्तर को घटाकर A2+ फैमिली लेबर, पारिवारिक जो श्रम है उसका कंपनसेशन लगाकर मूल्य घोषित कर दिया। और पूरी ढिठाई के साथ, ये अच्छा शब्द नहीं है पर मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं, पूरी ढिठाई के साथ आज तक भी इस बजट भाषण में भी वित्त मंत्री महोदया कहती जा रही कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी, 1.5 गुना दाम दे दिया जी। मान लीजिए संसाधनों की कमी थी भी, तो ये कह सकते थे कि हम पहले चरण में A2+ FL के ऊपर 50 जोड़ रहे हैं, 2 या 3 वर्ष में हम C2+ 50 लेवल पर पहुंचने का वादा करेंगे, प्रयास करेंगे, तो लोग मान जाते हैं हाँ भाई कठिनाई है। पर उसको सारे देश के सामने, सारे नागरिकों के सामने, सब अर्थशास्त्रियों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने और संसद के सामने लगातार ये झूठ बोला जा रहा है कि हमने उसको लागू कर दिया। तो ये एक बात है। और दूसरी, आज भी कह रहे हैं, आज भी बजट में कह दिया कि हम उस पर दे रहे हैं और वो बढ़ा है। तो अगर मान लीजिए दाम बढ़ाए हैं
तो जो किसान की लागत है वह भी तो बढ़ी है, और किसान के जो उपभोग की जो वस्तुएं हैं, जिस रेट पर उन्हें खरीदना पड़ता है वो कितने बढ़े हैं। तो सापेक्ष मूल्य के सिद्धांत, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, जी उनके आधार पर देखें तो मैं आपको एक बहुत ठोस आंकड़ा देना चाहूंगा, मेरा नहीं है, जी वह केंद्र सरकार का है और किसी मंत्रालय का नहीं है, सीधे सीधे कृषि मंत्रालय का है। 8 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में जी ये आंकड़े छपे हैं, प्रथम पृष्ठ की के दूसरी तरफ, दूसरे पेज पर। और वो आंकड़े उन्होंने कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कृषि विभाग का ये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करने वाला आयोग है, उसके आंकड़े हैं। जी उन्होंने उसमें कहा कि जिन 23 जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं, उनमें से केवल उड़द की फसल को छोड़कर सब फसलों के ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट कम हुए हैं। और मोटे मोटे अंदाज से किसान की जो ग्रॉस इनकम है, शुद्ध आय नहीं बल्कि जो सकल आय है, वो 30 से 35% कम हुई है 13 के और 18 के मुकाबले में। यह स्वीकारोक्ति लिखित रिपोर्ट में है कृषि मंत्रालय भारत सरकार की। और ये फिर 16 से कह रहे हैं कि हम आय दोगुनी करेंगे। अभी भी वित्त मंत्री जी का परसों का बयान मैंने देखा है कि किसानों की आय दोगुना करने का हमारा संकल्प है। तो मुझे एक आशंका हो रही है कि 30 तो घट गई थी 5 साल में, और पिछले 2 साल के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तो 13 के मुकाबले में अगले साल तक किसान की आय आधी हो जाएगी, और फिर अगले 5 साल में ये उसको 13 के स्तर पर ले जाएंगे और कहेंगे कि देखिए 21 से और 25 के बीच में हमने किसान की आय दोगुनी करनी। पर वास्तविकता तो ये है कि वो जहां 2013 में थी वहां जाकर 25 में पहुंचेगी। तो ऐसा दावा कर सकते हैं, जिस तरह का इनका व्यवहार रहा है इनसे, मुझे उम्मीद है कि इस तरह का छोटा दावा ये कर देंगे 25 में कि देखो हमने डबल इनकम कर दी, क्योंकि पहले आधी कर दी फिर वो 13 के स्तर पर पहुंचा दी। तो इस तरह की जादूगरी ये कर रहे हैं जी। समझ में नहीं आता क्या इनका चिंतन है, क्यों इतना। वैसे जो आंकड़ा था कि आय दुगनी करने के लिए जो आर्थिक जो विकास दर होना चाहिए वो 10% या 12% के ऊपर होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल की मार रही हो या तमाम कारण रहे हो, उसकी वजह से जो विकास दर है वो काफी नीचे आ चुकी है। एग्रीकल्चर 3.4% पर ब्राइट स्पॉट पे बोला जाता है, बाकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। इस साल के जो अंतिम तिमाही तक यही बोला जा रहा है कि कुछ 8% -7% कुछ ये श्रिंक करेगी, और ओवरऑल अगर बात करें तो अगले साल तक वो 11% रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो ये उम्मीद है कि आय दुगनी करने के लिए जो एक रफ्तार चाहिए, वो तो वैसे भी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मिसिंग है, और वो कोविड के पहले ही ये टायर पंचर हो चुका था। आपसे ये समझना चाहेंगे कि बजट स्पीच में पॉइंट नंबर 143 में ये बोला जा रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर। मैं पढ़ती हूं, आई प्रपोज टू डिसकंटिन्यू द NSSF लोन टू FCI फॉर फूड सब्सिडी एंड अकॉर्डिंगली बजट प्रोविजंस हैव बीन मेड। तो जो लोन है, NSSF लोन जो है, जो FCI को दिया जाता था, वो डिसकंटिन्यू करने की बात है। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन आप समझते हैं, इसको हम किस तरह से समझें? देखिए, आप उन्होंने कहा मेकिंग ए बजट प्रोविजन, तो बजट प्रोविजन कितना बनाया? जितना उनको लोन डिसकंटिन्यू किया था उसके अनुपात में कितना बजट प्रोविजन किया है। तो एक तो इसका यह अर्थ हो सकता है कि FCI को जो लोन दिया जाता था उस पर FCI को ब्याज देना पड़ता था या वो लोन वापस करना पड़ता था, तो उसके बजाय इन्होंने सीधे सीधे बजट में उसका प्रावधान कर दिया हो। यदि ऐसा किया है तो स्वागत की बात है, परंतु अगर वो लोन समाप्त कर दिया और उसके समकक्ष समाधान वो जो प्रावधान है वो नहीं किया, तो इसका अर्थ सीधा ये हुआ कि FCI की जो वित्तीय अवस्था जो पहले से ही उसकी दुर्दशा है वो और बढ़ जाएगी, और उसको MSP के ऊपर खरीद करने के लिए जिस तरह के वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी उसमें कमी हो जाएगी। और यह जो आशंका प्रकट की जा रही थी कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करना जा रहे हैं, उस दिशा में इसको पहला चरण माना जाएगा। तो ये प्रावधान उसका क्या किया है, प्रावधान कर रहे हैं कितने का किया है, ये इस वाक्य से स्पष्ट नहीं है जी। ये देखना पड़ेगा। उसकी अगली लाइन ये है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज डिटेल्स एनेक्सर 6 में है,
तो उनको आगे और पढ़कर इस पर साफ तौर से हाँ एक जी जी। राय बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ये एक और इसमें भी एक ये और आपने एक नई क्लॉज बता दी, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस। जी तो अगर एक्स्ट्रा बजटरी है तो बजट से उनका क्या वास्ता है? एक्स्ट्रा बजटरी तो वो होते हैं जिनका बजट से कोई संबंध नहीं होता। तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज है, तो आप किस तर्क से एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स को बजट में मेंशन क्यों कर रहे हैं? हम्म बजट में तो इंट्रा बजटरी रिसोर्सेज होते हैं, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज का बजट से क्या वास्ता है? तो खुद ही एडमिशन कर रहे हैं, आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज करेंगे, तो उसका चर्चा बजट में क्यों कर रहे हैं आप? कौन सा जी तर्क है? ये तो अवैधानिक बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल और एक बात आपने पहले आय दोगुनी करने की कही थी, तो एक तो जीडीपी को दोगुना करने की बात है, जो आपने कहा कि 10 या 11% से बढ़ना चाहिए, तो वो तो आप सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। जी और दोगुना करने के लिए कितने समय में दोगुना करना, क्योंकि इसमें दो दो आयाम है, दो उसके पैरामीटर्स हैं। एक उसका प्रतिशत इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने समय में आप दोगुना करना चाहते हैं। हम्म 7%, अगर आप 12% का ब्याज देखते हैं, तो 12% की दर से अगर कोई राशि बढ़ती है तो वो 7 वर्ष में दोगुनी होती है, हम्म 6.5-7 वर्ष में। तो आप कितने समय में दुगना करना चाहते हैं? दुगना दुगना जैसे कृषि का जो खेती की कहा था इन्होंने 2016 में, जी तो टारगेट पहले तो 2016 कहा में आय दिया गया दोगुनी। था। हाँ, तो जब उन्होंने कहा तो हम जैसे उन्हें ये सवाल करना शुरू किया कि आप कह रहे हैं दोगुनी करें, तो इसका समय सीमा तो बताइए, टाइम फ्रेम तो बताइए, रोड मैप तो बताइए, किस तरीकों से करेंगे और कितने समय में करेंगे। तो फिर इन्होंने और कुछ मिला नहीं तो इन्होंने कहा 2022 तक करेंगे। अब 21 में तो हम आ गए। जी तो मैंने आपको आंकड़े पेश किए कि 13 और 18 के बीच में किसानों की आय, वो भी सकल आय, शुद्ध आय नहीं, वो 30% के करीब घटी है। 19-20 के आंकड़े इन्होंने दिए नहीं है, उनको जोड़ लें तो हो सकता है 35 या 40% कम हुई हो। अब 22 आने में 1 साल रहा है, तो जो आप दोगुनी करने की बात कर रहे हैं अनिका जी, जी तो इसका मतलब तो 100% की दर से बढ़ेगी तब दोगुनी होगी ना इस साल से। बिल्कुल तो कौन सा जादू, आज तक तो विश्व में कभी हुआ ही नहीं कि 100% की दर से कोई भी आय बढ़ गई हो किसी की, सिवाय सट्टे वालों की, बिल्कुल या सही कोई चोरी डकैती से बढ़ा ले। राइट अर्थव्यवस्था को तो कोई भी ऐसा आयाम मैंने आज तक नहीं देखा कि एक वर्ष में आय दोगुनी कर दें। तो दोगुनी करें तो उसका समय बताइए, उसकी कालावधि क्या है और किस प्रतिशत से बढ़ाना चाहते हैं, और क्या उसके लिए आप उपाय कर रहे हैं? आप खेती की लागत कम कर रहे हैं, जमीन को डबल कर रहे हैं, या दाम डबल कर रहे हैं, या कुछ घटत आप खेती की लागत में कर रहे हैं, कुछ आमदनी में कर रहे हैं, या फिर आप कैश ट्रांसफर कर रहे हैं? वो जो आप सम्मान निधि थे वो भी 75 की 65 कर दी आपने। जी और अगर रुपए का अवमूल्यन देखें आप इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो 75 का जो 65 हुआ, वास्तव में तो ये शायद 55,000 ही रहेगा, क्योंकि इसमें से इन्फ्लेशन का कंपोनेंट तो निकालना पड़ेगा ना आपको। तो आप राइट किसको बहका रहे हैं? ये तो इतने अच्छे अर्थशास्त्री तो हमने देखे नहीं विश्व में कहीं इस तरह का। सर एक आज और कोई तो जो बात समझ में नहीं आई वो है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ इन्होंने बोला, और दूसरी तरफ जो इंटरनेट सब्सिडी ऑन लोन्स है उसकी जो एलोकेशन है 21,000 करोड़ से घटाकर 19,500 करोड़ कर दिया है। तो जो किसान है उनका कहना है कि एक तरफ तो आप हमारे को क्रेडिट टारगेट बढ़ा रहे हो, और दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम या उसका जो फायदा मिलता है उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए आप उनको स्क्वीज कर रहे हो। तो ऐसे ये कैसे संभव है? मुझे इस बात का आश्चर्य होता है अनिका जी, मैं बहुत ही कड़वा और बेहुदा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो लोन का टारगेट है, इसका बजट से क्या लेना देना है? ये लोन तो बैंक देते हैं, बजट में तो नहीं आता। जी और आपने खाली टारगेट बढ़ा दिया और लोन लिया या नहीं दिया, जिस तरह से लोन लिया या दिया जाता उन व्यवस्थाओं को भी आप जानते हैं। तो ये झूठ बोलना शुरू किया था कांग्रेस की सरकार ने कि हमने 6 लाख करोड़ कर दिया, 7.5 लाख करोड़ कर दिया। ये भी उसी परिपाटी पर चल रहे हैं। जो बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से लोन दिया जाता है, उसका बजट से क्या वास्ता? आप कौन होते हैं उसका टारगेट बनाने वाले?
और उसका और श्रेय वो कैसे कभी ले आज तक सकती है सरकार? वो तो बैंकों के जरिए क्रेडिट फैसिलिटी होती है। बिल्कुल, पर ये अनोमली, ये विसंगति खाली इनकी नहीं है ये। जी। और ये तो कह रहे थे ना, आप दूसरी प्रकार का शासन देंगे। तो अगर कांग्रेस झूठ बोलती थी तो ये उससे वो 7 लाख करोड़ का बोल रहे थे, ये 16 लाख करोड़ का बोल रहे हैं। तो मात्रा में तो झूठ डबल हो गया ना जी। सर इसका एक और बजट से बात क्या लेना बताएं, देना। जब और बजट बनाते हैं। दूसरी तरफ जी। आप ये भी जानते हैं कि ऋणग्रस्त किसान कितना परेशान है, कितने उससे आत्महत्याएं करता है। तो आप उसको ऋणग्रस्त करने की योजना बना रहे हैं, और साथ ही ऋण अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, ऋण की जो लागत है जिसको ब्याज कहा जाता है वह महत्वपूर्ण है। उस सब्सिडी को आप कम कर रहे हैं, उसी सांस में आप कह रहे हैं कि हम किसान को ऋण देंगे, उसी सांस में कह रहे हैं कि उसकी सब्सिडी कम करेंगे। इसका मतलब सीधे सीधे है कि आपका जो डिजाइन है वो किसान को ऋण के दबाव में डालने का है, जिससे वो असहाय होकर चुप बैठा रहे। जैसे कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान को छोड़कर सारा किसान बेचारी को उसकी हिम्मत नहीं है कि वो सड़क पर आ जाए। तो आप जानबूझकर उसकी कमर तोड़ने का, उसकी आवाज बंद करने का, उसका सत्यानाश करने का डिजाइन कर रहे हैं। ये है इसका अर्थ। सर एक बात बताएं, बजट जब आमतौर पे घर का भी बजट बनाती हैं महिलाएं, तो उसमें जो जैसे मान लीजिए पिछले साल का बजट बनाया, तो उसको कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करते हैं कि जो चीजें हमने सोची थी वो कितनी हुई, उस पर कितना खर्चा हुआ। अगर मैं बात करूं पिछले साल का जो बजट था उसमें तमाम चीजें थी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो बीच में दिया गया कोरोना काल को डील करने के लिए, फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ रुपए, एनिमल हस्बेंड्री फंड में 15,000 करोड़ रुपए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 30,000 करोड़ रुपए जिसे बढ़ा के 40,000 करोड़ कर दिया है, माइक्रो इरिगेशन फंड में 15,000, ऐसे तमाम तरह के ब्यौरा प्रस्तुत किया था। लेकिन इस बजट में, बजट स्पीच के दौरान कम से कम इन चीजों का कोई जिक्र नहीं हुआ। ऐसा लगा कि पिछली जो तमाम योजनाएं हैं उनको क्या हुआ, उनका क्या हश्र हुआ, वो भी तो जानना जरूरी है, उसका भी तो बहुत आकलन और महत्वपूर्ण, समीक्षा करनी जरूरी है। वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। प्रत्येक बजट में ये पेश किया जाता था कि हमने इतना तो बजट का प्रावधान किया था, उसमें से इतना उसमें खर्च हो गया। कई बार बीच में तदर्थ यानी एडहॉक वृद्धि भी की जाती थी, कटौती भी की जाती थी, और बहुत सी राशियां बच जाती थी। कभी कभी राशि एक मद से हटाकर दूसरे में डाल दिए जाते थे। तो उसका जो बजट अनुमान था और जो वास्तविक व्यय है उसका ब्यौरा दिया जाता था। तो वो आप जैसा कह रही हैं, अगर वो ब्यौरा ही नहीं दिया तो कैसे समीक्षा करें कि जो इन्होंने उसके लक्ष्य रखे थे वो पूरे हुए अथवा नहीं हुए। और उसके लक्ष्य भी दो प्रकार के होते थे, एक वित्तीय लक्ष्य होते थे, एक उसके भौतिक लक्ष्य होते थे। कि जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि हम 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान कर रहे हैं, 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का, और इतने राशि का कर रहे हैं। तो राशि मान लीजिए खर्च हो भी गई, पर 1 लाख नहीं, हमारा 86,000 हेक्टेयर ही सिंचाई हुई है। तो वो टारगेट अचीव हुए कि नहीं, उनके ब्यौरा दिए बगैर ये कैसे देखेंगे जो पिछले बजट प्रावधान थे वो सफल हुए अथवा नहीं हुए, कितने अर्थों में सफल हुए, कितने अर्थों में उनमें कमी रही। जी, तो यानी कि अगर बजट का रिपोर्ट कार्ड पिछले बजट के हिसाब से, अगर इस बार के बजट का एक रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश की जाए कि पिछली कौन सी स्कीम्स, कौन सा फंड्स, क्या एलोकेशन था, कितना उस पर खर्च हुआ, तो वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो काफी हिला हुआ है, उसमें नंबर्स जो हैं वो तो कहीं ना कहीं कहा ना कि उसके जो फाइनेंशियल एलोकेशंस थे और फाइनेंशियल टारगेट्स थे और फिजिकल टारगेट्स थे, वो कितने पूरे हुए हैं, कितने फुलफिल हुए हैं, ये समीक्षा तो प्रत्येक बजट में की जाती है। इसमें की कि नहीं की हमने देखा नहीं। जी जी सर, तो ये मैं समझना चाह रही थी, इसमें जो ग्रामीण रूरल हार्ट्स की बात कर लीजिए या जीरो बजट खेती, अगर पिछले बजट में जो जिस तरह का मेंशन होता था, जीरो बजट खेती, ग्रामीण हाट की संख्या बढ़ेगी, या फिर टमेटो, अनियन, पोटैटो को टॉप प्रायोरिटी देना, इस वाले बजट स्पीच में एक बार फिर से जो 22 क्रॉप्स हैं, फसलें हैं पेरिशेबल, आप हमेशा उन पर जोर देते थे कि जो पेरिशेबल हैं उनको भी एमएसपी के दायरे में लाया जाना चाहिए। यहाँ एमएसपी के दायरे का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि उस जो ऑपरेशन ग्रीन योजना में टमेटो, अनियन, पोटैटो के अलावा 22 फसलों
का दायरा और बढ़ाया जाएगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि टॉप को हम सबने देखा है कि कितनी प्रायोरिटी दी गई। इस तरह के थोथे नारे और वाक्यांश कहने का अभ्यास तो सारी सरकारों को रहा है, पर इन्होंने तो सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तो जो जीरो बेस बजटिंग है, जीरो बजट खेती, किस बेवकूफ ने नारा गढ़ा है, मैं इस देश को छोड़कर चला जाऊं अगर कोई मुझे कह दे कि हम खेती को जीरो बजट से कर सकते हैं। ये पता नहीं किसने नारा गढ़ा और कोई इसके सवाल नहीं उठाता। और अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री और आईएएस ऑफिसर इन राजनीतिक लोगों के इन बेहुदे दिए हुए नारों को बार बार रिपीट करते हैं। शर्म आती है। कहाँ बुद्धि बेच खाई इन्होंने? कौन सा जीरो बजट खेती होती है जिसमें बगैर खर्चे के बजट करो? आप ये तो कह सकते हैं कि जो बाहर से बाजार से खरीदने पड़ते हैं आदान, आप बीज के बगैर कोई खेती करेंगे और जब बीज लगाएंगे, चाहे वो आप घर का लगाएं या बाहर से खरीदें, तो वो बजट नहीं है क्या? जब हल या ट्रैक्टर चलाएंगे उसके ऊपर जो व्यय होगा और मजदूरी लगेगा, वो क्या बजट नहीं है क्या? जी। अगर आप रासायनिक खाद के बिना या रासायनिक कीटनाशक के बगैर जैविक पदार्थ डालेंगे उसमें, तो वो क्या बिना किसी सामग्री के और बिना किसी श्रम के तैयार हो जाएगा क्या? तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और यहाँ ऐसे ही लोग हैं, नारे देते हैं कि साहब जीरो बेस। एक कोई गवर्नर बना रखे हैं इन्होंने वहां गुजरात में, वो आचार्य श्री थे यहाँ के, उन्होंने कहाँ से, एक कोई पालेकर साहब हैं, वो कहाँ से जीरो बजट है? तो हमें तो दिखाएं तो कौन सी होती है जीरो बजट, उसको एक जगह सिद्ध करके दिखा दें, हम भी वहीं चले जाएंगे। फिर तो खेती 100% फैसले की होगी, जितना पैदा हुआ वो सारा हमारा, खर्चा तो लगा ही नहीं जीरो बजट का। तो यही मतलब हुआ ना। राइट। तो किसको फिर, जिससे बहुत बुरी तरह से अंदर से टीस होती है। उल्लू बना रहे हैं क्या लोगों का ये? तो बात तो चलिए मान लिया लो बजट खेती की बात है, तो जो नहीं, लो भी क्यों? आप ये कह सकते हैं, देखिए वो जो कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते थे कि खेती के जो अपशिष्ट बचते हैं, रेजिड्यू, और पशुओं को जो गोबर मूत्र और कूड़ा आदि है, या जो घर का कूड़ा है, जो या पत्ते गिर जाते हैं या उसकी जड़ें बच जाती हैं या भूसा है जी। उन सब की जैविक सामग्री बनाकर ऐसी खेती की जा सकती है कि बाहर से हमको कम से कम उन आदानों को खरीदना नहीं पड़े। राइट। परंतु बीज, अगर आप देखें ना, बीज के दो ही स्थिति हो सकती है कि या तो आप बाजार से खरीद कर लाएं, या अपने पुराने साल का जो आपका अनाज है उसका बचा हुआ बीज। तो अगर आपने वो बेचा नहीं तो उसकी कीमत तो है ना कुछ, वो बीज तो लगेगा जी। जीरो कैसे हो गया ये समझा के तो दे हमें कोई, और कोई सवाल ही नहीं उठाता इसके ऊपर। सर मेरा फिर से वही सवाल जो बीच में लोग उसको बोलते रहेंगे, झूठ, जीरो बजट खेती, जीरो बजट खेती। बहरहाल ये मैं बता दूं कि जो ऑर्गेनिक खेती है उसका भी बजट पिछले साल के मुकाबले 500 करोड़ से घटाकर 350 करोड़ कर दिया गया है। इसके बीच मैंने जो आपसे सवाल किया था कि जो एमएसपी, आप हमेशा से कहते रहे कि जो पेरिशेबल हैं, जो फल सब्जियां हैं, उनका जो पेरिशेबल क्रॉप्स हैं या दूध है, उसका एक एमएसपी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर सरकार ने उसका कोई जिक्र नहीं किया। ये बोला है कि टॉप ऑपरेशन ग्रीन्स में जहां टमेटो, अनियन, पोटैटो होता था, उसके दायरे में अभी 22 फसलें और आएंगी, पेरिशेबल क्रॉप्स। तो ऑपरेशन ग्रीन में टमाटर तो लाल हो गया, उसको तो ऑपरेशन रेड कहना चाहिए। उसको ऑपरेशन ग्रीन कैसे कह रहे हैं? देखिए उसका हमने टमाटर तो एकदम लाल हो गया जैसे आपने बोला, तो उसको तो वो संभाल नहीं पाए जो टॉप प्रायोरिटी वाली थी। तो उसके दायरे में अभी 22 फसलें कैसे संभलेंगी ऑपरेशन ग्रीन? वही हम कह रहे हैं ना कि जो कहते थे कि हमने, आप विविधीकरण करिए। विविधीकरण का जो नारा दिया वो इससे दिया गया कि जो दो मुख्य अनाज थे, गेहूं और धान, उनका उत्पादन ज्यादा हो रहा था। उसका कारण ये था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो सुरक्षा गारंटी थी वो भी केवल 2 राज्यों में इन्हीं 2 अनाजों की थी। तो किसान ने सीधी बात है कि कम से कम उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा था तो उसका उत्पादन करेंगे। तो आपने कहा इसका विविधीकरण करिए, तो उन्होंने विविधीकरण किया कि ऑयल सीड्स यानी तेल के अनाज पैदा करने शुरू किए। फिर जो मोटा अनाज था उसको पैदा करना शुरू किया। आपने कहा मक्का पैदा करिए, मक्का पैदा करना शुरू किया। फिर कहा सब्जी, फल, दूध, मुर्गी, मछली, अंडा ये पैदा करिए, वो किया। उनके दाम गिर गए। तो जब ऑपरेशन ग्रीन कहना चाहते हैं,
सबसे ज्यादा अनिश्चितता तो किसान को उसको सहनी पड़ती है, उसको सामना करना पड़ता है जो सब्जी, फल और इस तरह की पेरिशेबल कमोडिटीज पैदा करता है। तो जब कहा कि इनका एमएसपी बनाओ तो सरकार सीधा तर्क करती है, सरकार इनको खरीद कर कहाँ रखेगी। तो हमने ये नहीं कहा कि सरकार खरीदेगी, तो सब जानते हैं कि सरकार थोड़ा ही खरीदेगी उनको। उसका ये करना चाहिए कि जो मंडी है, नियमित मंडियां, उनमें बोली जो है उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू हो। जैसे मैं एक आपको ठोस उदाहरण देता हूं, पहले भी दिया है कि प्याज, टमाटर, मिर्च, आलू मोटे मोटे तौर पर, और जैसे भिंडी वगैरह सब्जियां हैं, इनका आम तौर से 7 से 8 रुपया प्रति किलो उत्पादन का खर्च आता है किसान का। तो यदि वो 10 रुपए में बिकेगी तो उसको 20% ग्रॉस प्रॉफिट होगा, सकल लाभ। नेट प्रॉफिट तो कम होगा। तो हमारा तर्क ये है कि आप सिर्फ ये प्रावधान कर दीजिए कि मंडी में जो खुली बोली लगेगी वो 10 रुपए से शुरू होगी, फला फला जिन्स की, उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन करके एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए हर एक सीजन के लिए, और मंडी में सरकारी अधिकारियों, आड़तियों और किसानों के सामने खुली बोली लगे कि भाई 10 रुपए से इसकी शुरू होगी, कोई 11 में खरीदे, 12 में खरीदे, 15 में खरीदे, उसका स्वागत है, पर 10 से तो इसकी बोली शुरू होगी, तो वो क्रियान्वित हो जाएगी। तो बिना सोचे समझे कि सरकार खरीद नहीं सकती। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं साथ में, किसान ज्यादा उत्पादन करता है तो उसका दाम गिर जाता है। फिर उसे कहते हैं कि भारत का किसान तो दूसरे देशों के किसानों की के मुकाबले में इनएफिशिएंट है, उसकी प्रोडक्टिविटी लो है जी। तो अगर आप लो प्रोडक्टिविटी वाले जितना उत्पादन हो रहा उसको ही नहीं संभाल पा रहे, तो उसको ज्यादा प्रोडक्टिविटी करके वो कहाँ ले जाएगा। और यही एक पेशा ऐसा है जहाँ उत्पादकता बढ़ने से नुकसान होता है और उत्पादकता घटने से भी नुकसान होता है जी। घटेगा तो उसके पास बेचने को नहीं है, बढ़ेगा तो उसका दाम गिर जाएगा। तो उत्पादकता की परिभाषा टनेज नहीं है। अर्थशास्त्र में उत्पादकता की परिभाषा आय है कि उसकी उससे आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी जी। ये तो आप पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, तो नारे ले लिए, समझ किसी को है नहीं और झूठ बोलते रहते हैं, लोग हथेली पीटते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या अर्थशास्त्र है। न जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है, जो उपदेश दे रहा है उसको भी समझने की आवश्यकता है। क्या करते हैं, क्या समझाते हैं, समझ में नहीं आता इस देश में कैसे। तो क्लियरली आपकी बातों से एकदम साफ ये झलक रहा है कि जो ये बजट है इससे आप काफी ना केवल मायूस हैं बल्कि असंतुष्ट हैं। आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे जाते जाते 10 में से? मैं तो इनके ऊपर जुर्माना करना चाहूंगा, नेगेटिव मार्क्स दूंगा, मैं तो 0 भी नहीं देता। चलिए इसी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ जी कि नॉमिनल टर्म्स में रुपए की टर्म्स में जब बजट का प्रावधान घटा दिया, अगर उतना ही रखते तो भी 5% 7% जो इन्फ्लेशन हुआ उतना कम होता ना जी। तो अगर आप 10% बढ़ाते तो समझ में आता कि भाई 5% तो चला गया इन्फ्लेशन में, तो कम से कम 5 तो ऐड हुआ जी। तो कुछ नंबर देने की बात होती। उतनी राशि में भी कम होना चाहिए था इन्फ्लेशन को, जिसको डिफ्लेशन कहते हैं, वो उसमें से काट लीजिए। पर इन्होंने तो नॉमिनल टर्म्स में भी प्रावधान कम किया है, और कर्जे का भी जो सब्सिडी थी लोन की, उसकी ब्याज की, वो भी कम की है। तो सर ये कृषि आंदोलन के इस माहौल के बीच में इस तरह का कृषि बजट आना समझ में आता है क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आता। और बजट तो एक एकाकी घटना है अनिका जी। इस सरकार के पिछले पूरे 7 वर्ष अब हो जाएंगे इनको 14 से लेकर 21 तक, तो कृषि के संबंध में तो अगर बात कही जाए तो मेरी समझ में ही नहीं आता इनका अर्थशास्त्र के क्या करना चाहते हैं जी। और कोई समझाए तो हम तैयार हो जाएंगे, हम माफी मांग लेंगे अपनी टिप्पणी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए, इस इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। धन्यवाद।